हेलो दोस्तों, पहचाना? मैं हूं मंगल पांडे। पिछले एपिसोड में आपने देखा होगा कि कैसे अंग्रेजों ने बुशर की जंग के बाद बंगाल, बिहार और ओडिशा की दीवानी हासिल कर ली थी। ये एपिसोड और भी ज्यादा धमाकेदार होने वाला है क्योंकि आज हम देखेंगे कैसे 100 साल की गुलामी के बाद पूरा हिंदुस्तान एक साथ खड़ा हो गया। फिलहाल मैं 34th बंगाल इन्फेंट्री में सिपाही हूं, लेकिन मेरे दिल में आग लगी हुई है जो मुझे चैन से बैठने नहीं देती। तो आइए देखते हैं कि हमारी ये क्रांति कामयाब होती है या नहीं। ब्रेन रूट भाई के चैनल को सब्सक्राइब करते चलिए, वीडियोस को शेयर करते चलिए। अगर आपका साथ बना रहा तो ये सीरीज इसी तरह चलती रहेगी। चलिए शुरू करते हैं। अठारहवीं सदी के अंत से लेकर 19वीं सदी के मध्य तक अंग्रेजों ने पूरे भारत को धीरे धीरे अपने चंगुल में फंसा लिया था। प्लासी और बक्सर की जीत के बाद बंगाल पर कब्जा हो चुका था, लेकिन अंग्रेजों की भूख खत्म नहीं हुई। वे पूरे भारत को निगलना चाहते थे। यहीं से शुरू होती है एक नई कहानी, एक ऐसी कहानी जिसमें लूट है, धोखा है, धर्म पर हमला है और अत्याचार है। हेलो दोस्तों, मैं हूं लॉर्ड डलहौजी। 1848 से 1856 तक मैं गवर्नर जनरल था। दोस्तों, पेपर में अक्सर पूछा जाता है कि हड़प नीति क्या थी, तो अब से याद रखना कि अगर किसी राजा का कोई प्राकृतिक उत्तराधिकारी नहीं होता तो उसका राज्य अंग्रेज के पास चला जाएगा। गॉड लिया हुआ बेटा नहीं चलेगा। इसी नीति के तहत मैंने सतारा को 1848 में, संबलपुर रोहितपुर को 1839 में, उदयपुर को 1852 में, झांसी को 1853 में और नागपुर को 1854 में हड़प लिया। दोस्तों, मैं हूँ झांसी की रानी लक्ष्मीबाई। मेरा असली नाम मणिकर्णिका तांबे था। 1842 में मेरी शादी झांसी के राजा गंगाधर राव से हुई, लेकिन हमारे बेटे की बचपन में ही मृत्यु हो गई। फिर हमने दामोदर राव को गोद लिया, लेकिन 1853 में मेरे पति की भी मृत्यु हो गई। तब डलहौजी ने हड़प नीति लगाकर कहा, गोद लिया बेटा नहीं चलेगा, झांसी अब हमारी है। उसी दिन मैंने कसम खाई, जाट, मैं अपनी झांसी नहीं दूंगी। दोस्तों, मैं हूं नाना साहिब, पेशवा बाजीराव द्वितीय का दत्तक पुत्र। ईस्ट इंडिया कंपनी ने मेरी पेंशन बंद कर दी थी और मुझे पेशवा की उपाधि से इनकार कर दिया था, और मैंने पूरी जिंदगी शांति से गुजारी। लेकिन अब मेरा खून खौल रहा है। और मैं हूं बेगम हजरत महल, अवध के नवाब वाजिद अली शाह की बेगम। जब ईस्ट इंडिया कंपनी ने 1856 में हमारे अवध को हड़प लिया और मेरे पति को कलकत्ता भेज दिया, तब मैंने ठान लिया कि मैं अवध को आजाद कराऊंगी। लेकिन दोस्तों, केवल हड़प नीति ही नहीं थी। अंग्रेजों ने और भी कई काम किए जो भारतीयों को बुरी तरह चुभे। सामाजिक सुधार, सती प्रथा खत्म करना, विधवा पुनर्विवाह की अनुमति, ये अच्छी बातें थीं। लेकिन रूढ़िवादी लोगों को लगा कि अंग्रेज हमारे धर्म में दखल दे रहे हैं। ईसाई मिशनरियां, जबरदस्ती धर्म परिवर्तन के डर से लोग नाराज थे। आर्थिक शोषण, किसानों से भारी टैक्स, कारीगरों का नुकसान, भारतीय उद्योग धंधे पूरी तरह बर्बाद। सैनिकों के साथ भेदभाव, भारतीय सैनिकों को कम वेतन, कम प्रमोशन और समुद्र पार जाने की मजबूरी। और फिर आया वो आखिरी तिनका जिसने ऊंट की कमर तोड़ दी। दोस्तों, हमने 1856 में भारतीय सैनिकों के लिए नई एनफील्ड राइफल लाई थी।
बहुत मॉडर्न वेपन था। लेकिन दोस्तों, इस राइफल के कारतूस में एक बड़ी समस्या थी। कारतूस को इस्तेमाल करने से पहले दांतों से काटना पड़ता था और इन कारतूसों में गाय और सुअर की चर्बी लगी होती थी। दोस्तों, हम इंडियन सैनिकों के लिए गाय पवित्र है। ये हमारे पर सीधा हमला था। अंग्रेज सोच रहे थे कि हमारा धर्म भ्रष्ट करके हमें ईसाई बना देंगे। हम ये बर्दाश्त नहीं कर सकते। दोस्तों, पेपर में अक्सर पूछा जाता है कि विद्रोह की शुरुआत कहां से हुई। तो याद रखना, 29 मार्च 1857 को बैरकपुर में मंगल पांडे ने पहली गोली चलाई। वो 34वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री में थे। लेकिन मुख्य विद्रोह 10 मई 1857 को मेरठ से शुरू हुआ। दोस्तों, मैंने 29 मार्च को बैरकपुर में 2 ईस्ट इंडिया कंपनी अफसरों पर फायरिंग की। मुझे पता था कि मेरी मौत तय है, लेकिन मैंने सोचा कि क्यों शायद मेरी इस कुर्बानी से देश में क्रांति की चिंगारी जल जाएगी। मैं अकेला था उस दिन, लेकिन मुझे पूरा विश्वास था कि मेरे बाद हजारों मंगल पांडे खड़े होंगे। 8 अप्रैल 1857 को मंगल पांडे को फांसी दे दी गई, लेकिन उनकी शहादत व्यर्थ नहीं गई। 10 मई 1857 मेरठ, यहां से शुरू हुई असली क्रांति। 10 मई 1857 मेरठ छावनी। हम 85 सैनिकों ने नए कारतूस इस्तेमाल करने से मना कर दिया था। अंग्रेजों ने हमें 10 साल की सजा सुना दी और बेड़ियां पहना दी। सबके सामने हमारी वर्दी उतारी गई। ये अपमान था, बर्दाश्त के बाहर। लेकिन अगले ही दिन 11 मई को हमारे साथी सैनिकों ने जेल तोड़ दी, अंग्रेज अफसरों को मार दिया, उनके बंगलों में आग लगा दी और फिर हम सब दिल्ली की ओर चल पड़े। दोस्तों, मैं हूं बहादुर शाह जफर, 82 साल का बूढ़ा शायर। दिल्ली के लाल किले में रहता था, लेकिन असली सत्ता तो अंग्रेजों के हाथ में थी। मैं तो बस नाम का बादशाह था। 11 मई को जब मेरठ के सैनिक दिल्ली पहुंचे और मुझसे नेतृत्व करने की गुहार लगाई, तो मैं मना नहीं कर सका। मैंने सोचा, भले ही मैं बूढ़ा हूं, लेकिन तैमूर और बाबर का खून तो है मेरी नसों में। चलो एक आखिरी बार मुगल बादशाह की तरह लड़ते हैं। और इस तरह एक अनिच्छुक बादशाह 1857 की क्रांति का प्रतीक बन गया। दोस्तों, देखते ही देखते ये विद्रोह पूरे उत्तर और मध्य भारत में फैल गया। दिल्ली, बहादुर शाह जफर ने नेतृत्व संभाला। कानपुर, नाना साहिब और तात्या टोपे ने कमान संभाली। लखनऊ, बेगम हजरत महल ने अवध की आजादी का ऐलान किया। झांसी, रानी लक्ष्मीबाई ने तलवार उठाई। बिहार, 80 साल के कुंवर सिंह ने बगावत का झंडा लहराया। जून 1857 में कानपुर क्रांति का एक प्रमुख केंद्र बन चुका था। इस संघर्ष का नेतृत्व नाना साहिब कर रहे थे और उनके साथ थे तात्या टोपे, एक कुशल सेनापति और क्रांति के महत्वपूर्ण रणनीतिकार। जब अंग्रेज जनरल ह्यू व्हीलर की सेना को चारों ओर से घेर लिया गया, तो अंग्रेजों ने आत्मसमर्पण कर दिया। इसके बाद उन्हें इलाहाबाद जाने के लिए सुरक्षित मार्ग देने की घोषणा की गई। लेकिन कहानी यहीं समाप्त नहीं होती। 27 जून 1857 को सती चौरा घाट पर हुई घटना भारतीय इतिहास की सबसे विवादास्पद घटनाओं में गिनी जाती है। अंग्रेज इतिहासकारों के अनुसार ये हमला जानबूझकर करवाया गया था। वहीं भारतीय इतिहासकारों का मानना है कि ये घटना अचानक और अनियोजित परिस्थितियों में हुई। सच जो भी रहा हो, इस घटना के बाद अंग्रेजों की नीति और अधिक कठोर और क्रूर होती चली गई। मैंने अपने बेटे बिरजिस कद्र को अवध का नवाब घोषित किया और ब्रिटिश रेजिडेंसी पर घेरा डाल दिया। दोस्तों, इन सभी नेताओं ने अद्भुत साहस दिखाया, लेकिन सबसे प्रेरणादायक कहानी थी झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की। जब मेरठ का विद्रोह झांसी पहुंचा, तो शहर में अराजकता फैल गई और यहाँ के अंग्रेज अफसर मारे गए। शुरुआत में रानी तटस्थ रहना चाहती थीं, क्योंकि वो अपने राज्य को सुरक्षित रखना चाहती थी। लेकिन अंग्रेजों ने रानी पर आरोप लगाया कि वो विद्रोहियों की सहायता कर रही हैं और उन्होंने झांसी पर हमला करने का फैसला कर लिया। तब रानी ने सोचा कि जब लड़ाई तय है, तो क्यों ना पूरी ताकत से लड़ा जाए। रानी ने झांसी की सेना को तैयार किया, महिलाओं को भी हथियार चलाना सिखाया और किले की मरम्मत कराई। मार्च 1858 में जनरल ह्यूग रोज की विशाल सेना ने झांसी पर हमला किया। अंग्रेजों के पास तोपें थीं, आधुनिक हथियार थे और हजारों सैनिक थे।
लेकिन इसके बावजूद झांसी ने 2 हफ्तों तक डटकर मुकाबला किया। रानी खुद किले की दीवारों पर तलवार लेकर लड़ रही थी। सेना में झलकारी बाई, मोती बाई और काशी बाई जैसी महिला सैनिक भी थीं, जिनकी वीरता ने अंग्रेजों को दांतों तले उंगली दबाने पर मजबूर कर दिया। जब हालात बहुत बिगड़ गए, तब रानी ने एक साहसिक फैसला लिया। मैंने अपने दत्तक पुत्र दामोदर राव को पीठ पर बांधा, घोड़े पे बैठी और किले की दीवार से कूद गई। हाँ दोस्तों, मैंने अपने घोड़े के साथ 20 फीट ऊंची दीवार से छलांग लगाई और अंग्रेजों के घेरे को तोड़ दिया। मैं कालपी पहुंची, जहां तात्या टोपे थे। फिर हम दोनों ने मिलकर ग्वालियर पर कब्जा कर लिया। लेकिन दोस्तों, किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। 17 जून 1858, ग्वालियर के पास कोटा की सराय, यहां रानी की अंग्रेजों से आखिरी लड़ाई हुई। रानी लड़ती रही, तलवार चलाती रही, लेकिन एक गोली रानी को लगी, फिर एक और। रानी को पता था कि अब उनका अंत करीब है, तो रानी ने एक साधु से कहा, मेरे शरीर को कोई अंग्रेज न छुए, मुझे यहीं चला देना। रानी लड़ती हुई मरी, वीरों की तरह, मर्दाने की तरह। वीर गति को प्राप्त हुई भारत माता की सच्ची बेटी। उस समय उनकी उम्र थी केवल 29 साल। बुंदेले हर बोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। लेकिन दोस्तों, जितना साहस था भारतीय क्रांतिकारियों में, उतनी ही कमजोरियां भी थीं। मैं हूं जनरल जॉन निकलसन। सितंबर 1857 में हमने दिल्ली पर दोबारा कब्जा कर लिया। दोस्तों, भारतीय विद्रोहियों में कोऑर्डिनेशन नहीं था। हर नेता अपनी जगह लड़ रहा था। कोई सेंट्रल कमांड नहीं था, कोई यूनिफाइड स्ट्रेटजी नहीं थी। सितंबर 1857 में दिल्ली पर दोबारा कब्जा हुआ। दिसंबर 1857 में कानपुर में तात्या टोपे को हराया गया। मार्च 1858 में लखनऊ पर कब्जा हुआ। अप्रैल 1858 में झांसी का पतन। जून 1858 में रानी लक्ष्मीबाई की शहादत। अप्रैल 1859 में तात्या टोपे को धोखे से पकड़ा गया और फांसी दी गई। बहादुर शाह जफर को मुकदमा चलाकर दोषी ठहराया गया। उसके दोनों बेटों को उसकी आंखों के सामने गोली मार दी गई। फिर बहादुर शाह जफर को रंगून भेज दिया गया, अकेला बूढ़ा, दिल्ली से हजारों मील दूर। वहीं बहादुर शाह जफर ने अपनी आखिरी गजल लिखी, कितना है बदनसीब जफर दफन के लिए, 2 गज जमीन भी न मिली कुएं यार में। 1862 में रंगून में ही उनकी मृत्यु हो गई। आज तक उनकी कब्र का सही पता नहीं है। लेकिन दोस्तों, 1857 की क्रांति हार गई, मगर इसके परिणाम बहुत बड़े थे। 1858 में ब्रिटिश संसद ने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट पास किया। पहला, ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन खत्म हो गया। भारत की सत्ता सीधे ब्रिटिश क्राउन के हाथ में आ गई। अब भारत का शासन ब्रिटिश सरकार करेगी, कोई कंपनी नहीं। दूसरा, गवर्नर जनरल की जगह वायसराय बनाया गया। पहले वायसराय बने लॉर्ड कैनिंग। तीसरा, सेना में सुधार किए गए। यूरोपीय सैनिकों की संख्या बढ़ाई गई, भारतीय सैनिकों पर कड़ी निगरानी। चौथा, हड़प नीति खत्म की गई, राजाओं को गोद लेने का अधिकार दिया गया। पांचवां, डिवाइड एंड रूल की नीति शुरू हुई। धार्मिक मामलों में नॉन इंटरफियरेंस की घोषणा की गई। दोस्तों, पेपर में अक्सर पूछा जाता है कि 1857 के विद्रोह को क्या क्या नाम दिए गए, तो याद रखिए, ब्रिटिश इतिहासकारों ने इसे सिपॉय म्यूटनी यानी सिपाही विद्रोह कहा। वीडी सावरकर ने 1909 में इसे फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस यानी पहला स्वतंत्रता संग्राम कहा। आधुनिक इतिहासकार इसे नेशनल रिवोल्ट यानी राष्ट्रीय विद्रोह कहते हैं। तो दोस्तों, ये थी 1857 की क्रांति की कहानी। एक असफल विद्रोह, लेकिन एक सफल प्रेरणा। मंगल पांडे ने चिंगारी जलाई, रानी लक्ष्मीबाई ने वीरता की मिसाल कायम की, बहादुर शाह जफर ने एकता का प्रतीक बने, तात्या टोपे, नाना साहिब, बेगम हजरत महल, कुंवर सिंह, सब ने अपना खून दिया और 90 साल बाद उनका सपना पूरा हुआ। दोस्तों, ये कहानी यहाँ खत्म नहीं होती, क्योंकि अब शुरू होगी ऑर्गेनाइज्ड स्वतंत्रता संग्राम की कहानी। 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना, 1920 में गांधी जी का असहयोग आंदोलन। ये सब हम देखेंगे अगले एपिसोड में। आपको हमारा ये एपिसोड कैसा लगा, कमेंट्स में जरूर बताएं। आजकल आप कमेंट्स कम करते हैं। अगर आपका यही हाल रहा तो हम फिर से 1857 लेकर आ जाएंगे। चलिए मिलते हैं अगले एपिसोड में।